सबको राम राम, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। आज जीएनएम चलेगी। डेट हो गई है 21 या 22 है मिस? बस 22 है। ओके ओके 22 है और वेडनेसडे है। और हमारे 2 पेज बचे हैं जीएनएम के। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बुक पूरी हो जाती है। दीप शिखा, ऐसा जी लगता है बस। कि हमने कर लिया। एक पॉजिटिव आता है और बहुत अच्छी भी रही है बुक ये। इसने बहुत कुछ हम लोगों को अपग्रेड किया होगा जरूर। जी अ, बिल्कुल बस। हाँ, तो आज पेज नंबर 329 पे हैं और इसमें इथेरियल बीइंग्स, एथरल बॉडी होती है बेसिकली, जो स्थूल और सूक्ष्म, जो हमारी जो एक तरह से एनर्जी बॉडी जिसको कहो, हम एनर्जी बीइंग कैसे हैं उसका उसका पहलू यहाँ पर दिखाएंगे। एथेरियल बीइंग्स, एथेरियल का मतलब है एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट। लाइट बोले तो हल्कापन। इन हाँ जी। ए वे दैट सीम्स अनरियल ऑफ हेवन और द स्पिरिट। एक्सट्रीमली डेलिकेट चीजों को जो बहुत हल्की होती हैं उनको हम एथरल बॉडी या एथरल बीइंग्स कहेंगे। जैसा लगता है वो कि अनरियल हो, जैसे कि वो हेवनली हो, जैसे कि वो स्पिरिट लाइक हो, उन सब के लिए इथेरियल वर्ड आ रहा है यहाँ। इसमें कह रहे हैं एथेरियल बीइंग्स हेडिंग में कि ए टची सब्जेक्ट बिकॉज मैनी माइट रिगार्ड दिस एज रबिश। ये टची सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको रबिश के रूप में रिगार्ड देते हैं। इसको इनके बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिलता, कुछ ऐसा भाव आ रहा है। In my own experience, I have no doubt that behind the material plane, yet subtle levels and beings exist, which can have a significant impact on our lives and our death. ऑथर कह रहे हैं कि मेरे अनुभव से भी, मेरे अपने अनुभव से भी मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी मटेरियल प्लेन है उसके पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल है, सबटल लेवल है, एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपैक्ट डालता है हमारे जीवन पे और हमारे स्वास्थ्य पर। वाइटल फोर्स है ये डॉक्टर दीप शिखा। जी जिस जी। तरह से वाइटल फोर्स को एलोपैथिक मटेरियल माइंड के लोग नहीं मानते, ठीक इसी तरह से चूंकि वाइटल फोर्स है जो कि गवर्न करता है इस मटेरियल ऑर्गेनिज्म को, तो वो एथरल बीइंग है। तो चूंकि उधर वाइटल फोर्स की भी के अस्तित्व को भी नहीं मानता मटेरियल वर्ल्ड, तो इसलिए ये बहुत टची है और इसको कई बार लोग रबिश कह के निकल लेते होंगे या इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऑथर कह रहा है कि मैं मानता हूं कि हर मटेरियल प्लेन के पीछे एक कोई सबटल लेवल एग्जिस्ट करता है जो कि स्वास्थ्य पर और उसके जीवन पर अपना असर डालता है। द सेंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड कैट्स आर ओपन टू दीज वर्ल्ड्स। क्या बात है! जो सेंसेस खास करके बच्चों की, इन्फेंट की, जो बिल्कुल अभी जान दुनिया से जिनका बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है खास करके, और एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, कैट्स, वो ये दुनिया को देख सकते हैं। ये दुनिया उनके सामने ओपन रहती है। डॉक्टर दीपशिका, कई बार हम सुनते हैं कि जो बच्चा बहुत ही इन्फेंट होता है, अभी पैदा हुआ 1 महीने का, 2 महीने, कभी वो मुस्कुराता है, कभी रोता है, कभी अपने आप ही वो मुस्कुराने लगता है, कभी आंखें चौड़ी सी खोल के देखने लगता है, कभी डर जाता है, कभी रोने लगता है। तो ये माना जाता है कि वो कम्युनिकेशन में है पिछले दूसरी दुनिया के जो हमें, हमारे लिए रहस्यमयी है, जो हमारे लिए ओपन नहीं है, वो उसकी पहुंच है वहां तक उस इन्फेंट की। अभी धीरे 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 जब वो इस दुनिया से जुड़ने लगता है तो वो वाली दुनिया उसकी धूमिल छूटने होने लग। लगती है, वहां से वो डिस्कनेक्ट होता जाता है ना।
इसलिए ऐसे ही एनिमल्स को बोलते हैं कि वाइब्रेशंस को डॉग्स फील कर लेते हैं, कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं, कुत्ता देख सकता है सोल्स को। एक माँ मूवी आई थी जयप्रदा की, पुरानी है, जितेंद्र जयप्रदा की, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने देखी होगी। उसमें जी डॉग्स बोल जी डॉग्स जी जी सर देखिए। हाँ, उसमें डॉग्स का बहुत अच्छा रोल है। तो डॉग्स देख लेता था जयप्रदा को जब वो मार दी जाती है उस बच्चे की माँ। तो बिल्कुल ऐसे है बेसिकली। ये कोई फिलोसफी या ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक लेवल है डायमेंशन का। वो हमारे कितने लोग उस तक पहुंच रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये अलग बात है। अदरवाइज वो एग्जिस्ट करती है, वो डायमेंशन भी। बात ये हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा, क्योंकि वाइटल फोर्स को जैसे हम मानते हैं कि वाइटल फोर्स पे जो हमारी मेडिसिन डायनामाइज मेडिसिन में भी वही स्पिरिट लाइक एथरल एनर्जी का ही एक्सपेंशन होता है। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम इस विश्वास करने में कोई कमी वो हो, परेशानी। कह रहे हैं अमंग अस सिविलाइज्ड अडल्ट ओनली ए फ्यू कैन while awake feel or see decayed souls, angels, ghosts, fairies और ग्नोम्स, GNOMES, ग्नोम्स। ग्नोम का मतलब है पाताल में रहने वाले, एक दड़ियल और नुकीली टोपी पहनने वाला बोना, उस टाइप के। हमारे बीच में भी जो सिविलाइज्ड अडल्ट हैं, सिविलाइज्ड बोले तो जिन्होंने अपने आप को इसमें वो कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया है, अपने आप को रिफाइन कर लिया है इस तरफ, ये भाव आ रहा है। कुछ एक ही हैं जो कि अपने आप को जागरूक कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर के एनहेंस कर लेते हैं, और इस तरह से वो दिवंगत आत्माओं को देख सकते हैं, एंजल्स को देख सकते हैं, घोस्ट को देख सकते हैं, परियों को देख सकते हैं और ग्नोम्स को देख सकते हैं। वन ऑफ दीज इज द स्विस आर्किटेक्ट एंटोन स्टेगर। According to his descriptions in the ethereal world, there is lively activity and a sheer unfathomable variety of different beings with intense interrelationships to plants, animals and human beings. जो एक स्विस आर्किटेक्ट हैं एंटोन स्टेगर, उनमें से एक हैं, उन हस्तियों में से जो जिनकी पहुंच वहां तक है। उनके अनुसार, उनके डिस्क्रिप्शन के अनुसार, जो ये एथीरियल वर्ल्ड है, ये ऐसा दुनिया है जहां लाइवली एक्टिविटी होती है, परियों की दुनिया एक तरह से। और शीर अनफैथोमेबल का मतलब है सरासर, अथाह, बहुत बड़ा है। शीर अनफैथोमेबल वैरायटी ऑफ डिफरेंट बीइंग्स है वहां पर, उस दुनिया में, with intense interrelationships to plants, animals and human beings। और उनकी बहुत ही ज्यादा अगाढ़ संबंध है। अगाढ़, इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा इंटर रिलेशंस में है वो प्लांट्स को लेकर के, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स। वो हमें गवर्न करते हैं बेसिकली। हमारे बैठे बिठाए क्यों विचार आ जाता है ऐसा करना चाहिए, बैठे बैठे हम आपस में कहते हैं कि भैया मेरा मन वहां थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं वहां से चला आया। बाद में पता चला कि वहां जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो कौन ले आया आपको वहां से? दीपशिखा। जी तो बेसिकली वो एनर्जीज, वो डायमेंशन हमसे बहुत ज्यादा जुड़ी हैं और वो हमें उसी के हिसाब से डायरेक्ट करती हैं। Steger is asked by physiologically and physically disturbed people to take a look at what is going on with them or their houses. While doing so, he finds, for example, आगे एग्जाम्पल देंगे, अभी पढ़ेंगे। कह रहे हैं स्टेगर ना अक्सर पूछते थे साइकोलॉजिकल और फिजिकली डिस्टर्ब लोगों से, जब वो उनको देखते थे, टू टेक ए लुक, कहते थे आप जरा देख के बताओ, सोच के बताओ कि क्या चल रहा है आपके घर में। इस बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते थे। और जब वो ऐसा, भैया, जो
जो लोग साइकोलॉजिकली और फिजिकली किसी भी वजह से डिस्टर्ब रहते थे, वो हाँ इनको बुलाते थे अपने यहाँ कि आप एक बार मेरे हमारे घर में देख के बताइए कि क्या गड़बड़ है। हाँ हाँ, लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, उनके साथ क्या हो रहा है और उनके घर में क्या हो रहा है। अच्छा, वो बुलाते थे इनको एक थेरेपिस्ट की तरह। ओके, गुड। जी। व्हाइल डूइंग सो ही फाइंड, फॉर एग्जाम्पल, जब ऐसा वो करने जाते थे करते थे तो वो कुछ पाते थे, एग्जाम्पल के उदाहरण पे उन्हें कुछ मिलता था क्या? पीपल हु आर बीइंग बोदर्ड और ऑक्युपाइड बाय डेड रिलेटिव्स। कुछ लोग तो होते थे कि जो बीइंग बोदर्ड, मतलब बोदर्ड रहते थे या ऑक्युपाइड रहते थे डेड रिलेटिव्स के, कहते थे इनको ना दादा की आत्मा या फलाने की आत्मा इसको उस परेशान कर रही है। डेड रिलेटिव्स, फला रिलेटिव की जो है वो इसको उससे ये बॉदर कर रहा है, उसके घर, उसके उसमें साय में। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्लीप एंड आर अफ्रेड बिकॉज लेट फॉर्मर रेजिडेंट्स मूव अराउंड। बच्चे सो नहीं पाते हैं या डर जाते हैं क्योंकि जो पहले रेजिडेंट्स हैं वो आसपास घूमते हैं। ये तो भूतनाथ पिक्चर की स्टोरी बता दी इन्होंने। जी, जी, भूतनाथ जी। में हुँ। जब शाहरुख खान जाता है अपनी फैमिली को लेकर के, तो वहां अमिताभ बच्चन की जो सोल्स, पुराना ओवनर ओवनर जो होता था उस मकान का, वो वहां पे घूमता रहता था। देखो कमाल है ना, दीपशिखा, ये तो पहले लिखी होगी लाइन ना। हाँ ये जी, बोल फिल्म विलम तो बाद में बनी होंगी। राइटर जो होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सब इन चीजों को हाँ, डीप डीप नॉलेज वाले होते हैं अमित पाल, सही कह रहे हो। बहुत बुक्स पढ़ते हैं वो। हाँ, जी। ओके। कह रहे हैं पीपल हु क्रिएटेड डेमंस बाय नेगेटिव थिंकिंग विद विच दे कांट कोप एनीमोर। पीपल्स हु क्रिएटेड डेमंस बाय नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव थिंकिंग के जो वो बना लेते हैं, डेमंस क्रिएट कर लेते हैं लोग, विद विच दे कांट कोप एनीमोर, वो और ज्यादा कोप नहीं करते फिर, यानी कि वो सिचुएशंस को लेकर के इसलिए वो पॉजिटिव नहीं रहते या कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने एक नेगेटिव थिंकिंग का एक दैत्य अपने दिमाग में बना रखा। Cows who are being mistreated by the disease and become sick because of it। लो जी, काऊ भी, गाय भी, भैंस भी मिसट्रीटेड की जा रही हैं डिकी दिवंगत आत्माओं को। कहते हैं हमारे यहाँ एक दीपशिका अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, होता कि हमारे यहाँ कहते हैं पितरों की पूजा करो, पितृ अगर बिगड़ गए, पितृ नाराज हो गए तो आपका घर में ना बीमारियां रहने लगेंगी, आपका बिजनेस ठप होने लगेगा, आपके घर की हारमोनी गड़बड़ रहेगी। तो ये डिकीज्ड पीपल है, हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं, ये जब मिस्ट्रीट करते हैं हमारे गायों को, हमारे उनको, तो वो भी बीमार रहते, सिक रहते। और यह कमाल है डॉक्टर श्रे भाई, मैं तो गांव की पृष्ठभूमि रही है, मेरी माँ नजर उतारती थी भैंस की, या मेरी माँ देवी के नाम का प्रसाद रखती थी कि ये भैंस हमारी सही से पशु बच्चा दे दे, हमारी भैंस पशुधन हमारा। आज गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा भी बेसिकली इसी रूप में होती है कि वो उसकी प्रभु की कृपा हम पे बनी रहे, हमारे धन धान्य पे, हमारे पशुओं पे, हमारे खेत खलियानों पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो ये तो चला तो बहुत पहले से आ रहा है ना, लेकिन जी, बहुत। लेकिन ये थोड़ा सा वो हो गया, धूमिल हो गया चकाचौंध में। हाँ। और बस ये भी कहा जाता है ना कि घर में जो हमारे पेट्स होते हैं, या जैसे गाय, भैंस, तोता, कुत्ता, जानवर जो भी होते हैं, तो अगर परिवार पे कोई विपत्ति आने वाली होती है तो उसे पहले अपने ऊपर ले लेते हैं वो। हाँ, कई बार ऐसा भी तो होता है। हाँ, वो तो अक्सर, आपने जो बोला हाँ डिजीज लोगों का कि ये डिसीज की जो है जो भी चीजें देते हैं उससे काऊ बीमार पड़ जाती है, तो यही पितृदोष जैसी वाली बात हो गई कि वो जो हाँ दोष हमारे ऊपर आने वाला होता है वो काऊ लेकर के उसको बीमार पड़ गई। हाँ, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ गया इस एनर्जी का अलाइनमेंट का। पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था, एक बार किसी के यहाँ ना संतान नहीं होती थी दीपशिखा, जी। तो वो किसी ऋषि मुनि के पास गया कि प्रभु के स्वामी, हमारे जो है ना संतान नहीं जीवित रहती या होती नहीं है। तो उन्होंने कोई हुँ। कोई बात नहीं, अब जो भी उन्होंने उसको ट्रीटमेंट करा, और साथ में एक कपल दिया खरगोश का, हुँ। मेल फीमेल का, कि जा तो जो है इसको इसकी सेवा कर, और ये ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे बताऊंगा कि कब अनुकूल होगा।
तेरा माहौल, कब तेरे को आगे बढ़ना है। तो अब जब वो लेके गया तो पता चला कि वो कपल एक एक करके दोनों ही मर गए। कुछ दिन बाद वो फिर आया, कि लगा महाराज ऐसे ऐसे वो बात ये हुई है। तो फिर उसने दूसरा कपल दे दिया, दीपशिखा। साथ जी। में जो भी पॉजिटिव वो कर रहे होंगे एक्टिविटी अलग बात है। तो बाद में पता चला कि एक बच गया, एक मर गया। हम्म। तो फिर वो फिर आया, फिर उसने कपल तीसरी बार दिया तो वो दोनों कपल जिंदा रहे और उस घर में फिर उन्होंने बच्चा भी पैदा किया, खरगोश खरगोश के, है ना। हाँ हाँ। तो उन स्वामी ने ये बोला कि अब अनुकूल है आपके घर की एनर्जी, अब आप आगे बढ़ सकते हो। हम्म। तो देखो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे वो ऋषि, वो यस। कि भाई कहाँ इसके घर की एनर्जी कब अलाइंड हो गई और कब अलाइन नहीं थी, बिल्कुल। तो ये सब हैं भाई। आगे कह रहे हैं प्यूपिल सर हुआ। हेलो। सर इसमें होम्योपैथी का क्या कोई रोल हो सकता है क्या, इसको ठीक करने का या इसको अलाइन करने का? होम्योपैथी का तो रोल ही है भैया, होम्योपैथी का तो रोल ही ये है, लेकिन ये रोल बेसिकली थ्रू मेडिसिन है। ये हमारे लिए यही डिवाइन एस्पेक्ट है दोस्त। हमारे लिए झाड़ फूंक वाला लेवल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वाला लेवल नहीं है। होम्योपैथी का एक ऐसा थेरेपेटिक साइंस है डॉक्टर श्रेय, कि जो मटेरियल मटेरियल अप्रोच के थ्रू इमेटीरियल को डील कर सकते हैं। मटेरियल और इमेटीरियल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है होम्योपैथिक मेडिसिन डायनामाइज। हम्म। फुट नंबर 9। डायनामाइज मेडिसिन जो है वो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है डॉक्टर सरे। बेलाडोना से बनी हुई दवा ब्राइनिया की तरह काम नहीं करेगी डायनामाइज होने के बाद भी। बेलाडोना की एनर्जी को अलाइन करेगी, लेकिन बनने किससे चली थी? बेलाडोना से, किसी ड्रग सब्सटेंस से। हम्म। तो जी। मटेरियल को महीन करते करते हम उस लेवल पे ले आते हैं कि ये दोनों दुनिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। जैसे युगलिना नहीं था प्लांट और एनिमल के बीच में। जी। तो भाई इससे ज्यादा होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक एस्पेक्ट इन द यूनिवर्स कुछ नहीं हो सकता, जो मुझे अभी तक ज्ञात अब है फिलहाल तक। आगे हो सकता कुछ पता, या तो केवल एनर्जी की बात करती है दुनिया, या फिर कुछ ऐसे जो केवल मटेरियल की बात करते हैं। एलोपैथिक टोटली मटेरियल की बात करते हैं, और जितने ये झाड़ फूक वाले टोटल एनर्जी की बात करते हैं। जबकि होम्योपैथी दोनों को समझती है कि यू कैन डील थ्रू मटेरियल टू एनर्जी ऑफ दैट मटेरियल। सर वो जैसे कोविड के टाइम पे ये हमें बताया था कि अगर हम मतलब उस टाइम पे उस घर में या कहीं आसपास में भी उस टाइम पे ये था कि सीपीआर का अगर हम कहीं उसको छिड़काव हाँ, या कैसे सीपीएम कर ने सकते छिड़की तो है, चौराहों पे छिड़कवाई है। बहुत बड़े सर ने हमें कहा था, हम लोगों की यहाँ टीम थी, हमने भी गलियों में, हम्म। घरों में, चौराहों पे। तो बेसिकली सीपिया को अगर आप मटेरियली देखें तो सीपिया जी। का जो वो है, वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, वो सर्कुलर हैं। अब हम्म। ये तो मैं डिटेल में नहीं बताने की स्थिति में हूं कि ये मटेरियली कैसे काम करती है, लेकिन इसमें एक ऐसी क्वालिटी है कि ये एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है। ये हम्म। इसकी वेव कुछ ऐसी होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती हैं, एक दूसरी तरह की वेव्स होती हैं। तो इसका कुछ ऐसा तरंगों का सिस्टम है सीपिया से, जो सीपिया छोड़ती है या सीपिया से जुड़ा है, कि वो जो वेव्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो जी। बेसिकली अगर वैसी वे कोई इंटेंसिफाइड किसी भी तरह की एनर्जी है, इंटेंसिफाइड, उसको हम्म। ये नॉर्मलाइज कर देती है सीपिया का सर्किल। एक बार बताया था सर ने, उसकी स्लाइड भी थी हमारे पास, होगी तो कभी डालेंगे। वो गोल गोल चक्रे में चलती है, जैसे कई लोग धुआं नहीं छोड़ देते मुंह में भर के गोल गोल। जी। जी। तो उसमें हर तरह की इंटेंसिफाइड वेव समाहित हो जाती है, और उसमें उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है सीपिया के पीछे। तो जी। इसके बारे में बोलते हैं कि ये होम्योपैथिक डायनामाइज मेडिसिन को एंटीडोट करती है। इसलिए हम्म। होम्योपैथिक मेडिसिन जो डायनामाइज है, उसे अगर एंटीडोट करना है तो वो सीपिया भी, क्योंकि वो एनर्जी लेवल है उसका डायनामाइज रूप में, और ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ऐसा जी। मैंने पढ़ा है भाई। तो इसलिए सीपिया कर देती है दोस्त।
हम्म। तो लेकिन बिल्कुल न्यूट्रलाइज ना करके अब ये एक तरह से इसकी इंटेंसिटी जो जो खतरनाक हो रही थी उसको सूदिंग करती होगी, जहां तक मुझे लग रहा है। हो जी सकता है सर। एंटीडोट वाला भी पहलू आए, दूसरी तरफ डिस्कशन हो जाएगा जिसमें अभी तैयार भी नहीं है हम उतने। कह रहे हैं ठीक आगे, है। एंटोन स्ट्रीगर is praying with the persons concerned and addresses the trouble markers directly, explains the situation to them and then sends them to the light. स्टेगर जो कहते थे वो कहते थे प्रे करते थे, प्रेइंग विद पर्सन्स, उन जो दुखी व्यक्ति या परेशान व्यक्ति होते थे उनके साथ मिलके प्रे करते थे, जो इससे जुड़े रहते थे कंसर्न एंड एड्रेस को लेकर के। ट्रबल मार्कर्स का मतलब जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है उसको लेकर के उसकी वो करते थे प्रे, या उसको संतुष्ट करते थे जो भी लग रहा है। एक्सप्लेन करते थे सिचुएशन को उनके सामने और उनको अंधेरे से रोशनी की तरफ वो भेजते थे ऐसे, सेंड देम टू द लाइट। ही ऑलवेज आस्क हिज एंजल्स एंड गार्जियन स्पिरिट्स टू फॉर हेल्प। और देखो उनकी पकड़ ऐसी थी कि वो डायरेक्ट क्योंकि कम्युनिकेट करते थे दूसरी दुनिया से, परियों की दुनिया से, गार्जियंस की दुनिया से, स्पिरिट से, उनसे वो मदद लेते थे, जो हमारे हिंदुस्तान में जिसको तांत्रिक कहा जा रहा है आज की डेट में। हिज नहीं बॉस, रिपोर्ट, हाँ बेटा। बस ये नहीं है, ये इसमें ये बोल रहे हैं कि वो एंटोन स्टिगर जो है ना वो जब जहाँ पे जैसे मान लीजिए पितृदोष है या ऐसी स्पिरिट्स जो परेशान कर रही हैं, हाँ उनसे बात करते हैं, उनको सिचुएशन उनसे पूछते थे कि अच्छा, क्या है। एड्रेस करते और थे यानी कि उनसे तालमेल साधते थे। हाँ, फिर ओके। उनको बस मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनको हाय दूसरी दुनिया हाय, में भेज, क्या वो बात मदद है। करते वजह से नहीं ओ जाते थे। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपका। ये बिल्कुल फिर इस भूतनाथ वाली मूवी की तरफ आ गई कि उस जब जी वहां वो आया था तांत्रिक, तो उसने उससे जो ट्रबल मेकर थी डायरेक्ट उसको एड्रेस किया, उससे जुड़ा और उससे पूछा कि क्या परेशानी है तेरी, क्या तू क्यों को परेशान कर रहा है ना। उसने ये कहा था उसमें कि मेरा गृह प्रवेश नहीं किया था, या पता नहीं मेरा, हाँ नहीं मेरा वो नहीं, 13वीं नहीं हुई थी मेरी, मेरा जो लास्ट में जो वो होता है रिचुअल्स नहीं हुए हैं पूरा मेरे। कर। हाँ हाँ, हाँ, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच दीपशिका। तो बस इस उसके तरह बाद से में इस तरह से उसने उसको लाइट का मतलब है, जो वो कहते हैं ना हेवन में वो समा जाती हाँ है वो आत्मा। हाँ हाँ, और बस हम्म। उसके लिए ना वो एंजल्स और गार्डियन स्पिरिट की मदद लेते हैं। जैसे जो हाँ पॉजिटिव सोल्स रहती हैं, हाँ। उनसे रास्ता पूछना और फिर इन सोल्स की मदद करना, दूसरी सोल्स ओके। की। हाँ हाँ, जो 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 वैसी बुरी बुरी सोल्स होंगी वो बताएंगी नहीं सही रास्ता। हाँ तो ये जो अपने हम्म। मौलवी लोग होते हैं ना, ये भी अपने उनसे पूछते हैं। इनके मौलाना मौलवी ना, इनके कहते हैं वो पता नहीं क्या, पीर पीर बाबा से। हम्म। हाँ हम्म। जी, हाँ जी। हाँ ओके। और मजे की बात ये है वो सर इसे ये लिबरेट करते हैं उस सोल को। हाँ जी। अच्छा हाँ हाँ भाई श्रेय। सर इसको ये जैसे जो स्ट्रीम होती है स्टडी की, स्टडी ऑफ साइकिक फिनोमेना पैरासाइकोलॉजी, तो ये पैरासाइकोलॉजी में आएगा या फिर ये अलग चीज आएगी? पैरासाइकोलॉजी में जानता नहीं भाई, जिसको डिटेल में आप बताओ क्या बताना चाह रहे हो। सर जैसे कि सर जो पैरासाइकोलॉजी होती है हाँ उसमें सर ये बताया जाता है कि ये सब चीजें इसी फिनोमेना को स्टडी करते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कि पैरासाइकोलॉजी में इसको बोलते हैं परानु विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, असाधारण या मानसिक घटनाओं की वैज्ञानिक जांच से संबंधित क्षेत्र है, जहाँ पे वो साइकोकाइनेसिस या फिर जो संवेदन धारणा, ये टेलीपैथी, हाँ हाँ इन सब हाँ हाँ। चीजों को पढ़ के वो हाँ आगे तो जांच करते हैं। ये उसी उसी कैटेगरी का है भाई, साइंटिफिकली तो फिर उससे आगे जी। स्पिरिचुअली बढ़ते हुए फिर ये तांत्रिक उसमें चला जाता। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर इसका कोई साइंटिफिक साइंटिफिक रूप दिया जाए तो वो फिर यही होगा। जैसे जैसे जेनेटिक्स की जगह फिर एपिजेनेटिक्स को पढ़ते हैं ना, कि एपिजेनेटिक्स हम्म। अफेक्ट टू जेनेटिक्स, हम्म। एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स से भी आगे की नॉलेज है। तो ऐसे ही
ये पैरासाइकोलॉजी या जो आप कह रहे हो, जो आपकी बात से भाव आ रहा है, ये उधर और आगे की बात है जो कि इसे इस एनर्जी को अफेक्ट कर रही है जी। और अगर हम अमृतसर के उसमें देखें ना, तो ये वो है सुपर कोजल बॉडी, सुपर कोजल स्टडी, कोजल स्टडी जी और सुपर कोजल स्टडी। तो सुपर कोजल जो स्टडी है वो ये पैरासाइकोलॉजी जो अगर आप कह रहे हैं उससे जुड़ी होगी, तो ये इस तरह का एक्सपर्टनेस लाते हैं। लेकिन साथ में ये वैसे नहीं आ सकता जैसे मैं और आप पढ़ रहे हैं। इसमें हमें अपने शरीर को भी उतना रेक्टिफाई करना होगा, उतना हमें प्योर करना होगा, ताकि ये नॉलेज हमारे शरीर के थ्रू कम्युनिकेट हो सके। ये जरूर है, हम रहे खुद तो रहे मटेरियलिस्टिक माइंड के, और ये वाली एनर्जी के हम कम्युनिकेटर बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है डॉक्टर रे भाई। तो इसलिए उसको खुद भी अपने आप को साधना में ले जाना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, तन और मन दोनों से, वही इस एनर्जी को गवर्न कर सकता है ना भाई? कुछ है तो ऐसा तो जरूर है। तो आगे कह रहे हैं हिज रिपोर्ट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट टू लविंग कोएग्जिस्टेंस एंड केयरफुल हैंडलिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर। तो डॉक्टर मतलब मिस्टर स्ट्रेजर, एंटोनी स्ट्रेजर का ही लग रहा है, ये कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स से दिखाई देता था कि कितना महत्वपूर्ण और कितना लविंग कोएग्जिस्टेंस है एंड केयरफुल हैंडलिंग है सभी लिविंग चीजों की एक साथ, एक दूसरे से। सभी जीवित चीजें एक दूसरे के साथ केयर करके और लविंग रिलेशन में कैसे रहती हैं, उनकी रिपोर्ट से ये महत्वपूर्ण पहलू दिखाई देता है। इट इज माई कन्विक्शन, अब ये जो पॉइंट बोलेंगे अपनी बात कह रहे हैं कि इट इज माई कन्विक्शन, ये मेरी धारणा है कि कॉन्फ्लिक्ट इवेंट, फैमिली फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द सबटल नेचर एंड एवरीथिंग एल्स happens to us in life fits always in our personal destiny. The law of cause effect works exactly like a clockwork. तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरी धारणा, मेरे कन्विक्शन देखो, पूछो तो ये कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स हैं, फैमिली फोर्सेस हैं, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सबटल नेचर एंड एवरीथिंग एल्स हैपन्स टू अस इन लाइफ है। सबटल नेचर का जो है वो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। फिट्स कह रहे हैं, फिट्स कुछ है ऑलवेज इन आवर पर्सनल डेस्टिनी। अच्छा, ये फिट्स ये हमारी जो पर्सनल डेस्टिनी से हमेशा उससे संबंधित है या उससे फिट रहता है कुछ। देखिए ये बिल्कुल सीड सॉइल सिचुएशन बेटा, एकदम ये बिल्कुल सीड सॉइल और सिचुएशन वाली चीज बोल रहा है ना। देखिए हाँ, जैसे फैमिली फोर्सेस है, ये हमारा सॉइल है। हाँ, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सटल नेचर, ये हाँ, सीड है। हाँ, एवरीथिंग एल्स हैपेंस टू अस इन लाइफ, ये सिचुएशन है। सिचुएशन तो है। ये हमारी पर्सनल डेस्टिनी को में फिट होता है। ये सब हाँ, मिलकर के एक इंसान की डेस्टिनी तैयार कर रही है। हाँ बिल्कुल, सब मिला जुला के तैयार होती है, किसी एक चीज से नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सीड, सॉइल एंड सिचुएशन, बहुत सही कह रहे हैं। ये माविशर का बड़ा अच्छा वो था। और यहाँ देखो फिट बैठ रहा। देखो एक बात तो है देश का, सत्य तो सत्य है, किसी के मुंह से निकला हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य एक ही है और सत्य से जाके जुड़ता है हर किसी का स्टेटमेंट, चाहे वो किसी भी साइंस से जुड़ा हुआ सच्चाई बोलने वाला इंसान है। कह रहे हैं द लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक ए क्लॉक वर्क। ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, ये एग्जैक्टली एक क्लॉक वर्क की तरह काम करता है, घड़ी की तरह है। जो घड़ी की तरह कैसे, जो भेजोगे वही मिलेगा, ऐसा। क्लॉकवर्क से वर्क कैसे कोरिलेट कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्लॉक का मतलब साइकिल है, कुछ ऐसा है। इसमें ज्यादातर तो फिर उससे भी भाव जोड़ रहा है कि जैसी आपकी वो रहेगी, वर्क शैली रहेगी, क्लॉक वर्क है, समय का चक्र है, आपको उसमें आना ही होगा, ऐसा कुछ है। और समझ में, हाँ। ये क्लॉक वर्क है ना, ये तो कहानी हो गई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हाँ, ये भी लग रहा है बिल्कुल, चाबी राम। क्लॉक वर्क लिखा है कि ऐसे खिलौने जो चाबी से बने होते हैं, जिन्हें चाबी घुमा कर चलाया जाता है।
ओके, मतलब कोई तो ये और ही जिससे नचा रहा है, हम कठपुतलियां हैं, कॉज एंड हाँ हाँ इफेक्ट। ओके, आगे कह रहे हैं एवरीथिंग अकर्स इन आवर लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली वन रीजन सो दैट वी लर्न एंड डेवलप आवर स्पिरिट एंड सोल। ये इससे बढ़िया स्टेटमेंट नहीं हो सकता था ये एथेरियल बीइंग से बाहर आने का, कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी आता है हमारे जीवन में, उसका केवल एक ही कारण है, ये समझ लेना चाहिए हमें बस। वो हमें सिखाने के लिए और हमें डेवलप करने के लिए आता है, हमारी स्पिरिट को और हमारे सोल। कुछ भी ऐਵੇਂ ही नहीं होता, उसको सही तरीके से हम डील करते रहें तो हर चीज हमें सिखाने के लिए आ रही है और हमें डेवलप करने के लिए आ रही है, हमारी स्पिरिट को, सोल को। अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई ना कोई गलत काम हुआ होगा, अच्छे कामों की तरफ चलो, सत्कर्म करो। और अगर किसी के साथ सत्कर्म हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, तो उस वो हमें ये सिखाता है कि भाई इसने अच्छे कर्म करे या इसने अच्छी वो करी है, एनर्जी के साथ जिया है, तो इसलिए ये इसका परिणाम ये है। तो हर चीज हमें सिखाती है, हमारा फेल होना भी और किसी का पास होना भी। तो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, ओनली फॉर टीचिंग। डॉक्टर श्रेय, हम उलझ वहां जाते हैं जहां हम अपने अस्तित्व को नकारने लगते हैं। हम खा तो रहे हैं मिर्च और कहते हैं मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा। अगर हमें ये पता चल जाए कि मिर्च हमारा मुंह जल रहा है तो हम मिर्च खा रहे हैं, तो फिर हम उसे छोड़ सकते हैं। तो बात सर यहाँ वो है, हम इसीलिए तो डेल्यूजन में फंसे रहते हैं हम भैया। इसलिए जो सर जो ओल्ड जनरेशन से बहुत सारी जनरेशन एक पर्सन में अगर वहां पे कोई मिस्टेट होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो उसके इफेक्ट्स अगर यहाँ तक आ रहे हैं जनरेशन में, तो वो भी सर क्या मतलब ये जो फिनोमेना इथरेल वगैरह है उससे हम रिलेट कर सकते टोटल हैं। उसी से जुड़ा हुआ है, सुपर कोजल से। और सबसे पहला हेडिंग एम्बोसमेंट का यही था, एम्बोसमेंट बाय द फैमिली, यही है। हम्म फैमिली के पिछले हम्म, कैसे कर्म रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स के कैसे कैसे हो रहे हैं, वो आपके वो कैरी आगे कैरी करती है, एनर्जी के रूप में भी और आपके जेनेटिक म्यूटेशन के रूप में भी। तो बेसिकली हम हमारा जो ये टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है, ये नॉन टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस से जुड़ा है। एक वर्ड आया जी सर। है 31 एफोरिज्म में कि हमारा टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, जी हमारा, उसको मैं यहाँ पढ़ दूं, बड़ा अच्छे समय पे याद आ गया। टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस का मतलब है हमारा जो लौकिक अस्तित्व है, सांसारिक अस्तित्व है, इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी अस्तित्व है जो सांसारिक नहीं है, दीपशिखा। जी हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। वर्ड को जब जब समझ में आता है वर्ड, तो उसकी अहमियत तभी पता चलती है। एक बार मैं जब पढ़ रहा था तो टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस वर्ड जब आया तो मैंने कहा इसका मतलब नॉन टेरिस्ट्रियल भी लग रहा है फिर तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ 31 एफोरिज्म, इसमें कह रहे हैं कि द इनिमिकल फोर्स इज पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। आगे ना साइकिकल, ये इथेरियल। जी जी सर। The inimical force is partly psychical, partly physical, to which our terrestrial existence is exposed. ये जो हमारा टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस है, सांसारिक जो हमारा अस्तित्व है, जब उससे एक्सपोज होता है उन इनिमिकल फोर्सेस से, जो कि पार्टली साइकिकल है और पार्टली फिजिकल है, विच आर टर्म्ड मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स। और वो वाले फोर्सेस जिनको मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट्स की कैटेगरी में रखा गया, कह रहे हैं डू नॉट possesses द पावर ऑफ morbidly deranging द हेल्थ ऑफ मैन अनकंडीशनली। उनमें वो पावर ही नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो ड्रेंज कर दे किसी हेल्थ ऑफ मैन को अनकंडीशनली, बिना कंडीशन के नहीं कर सकते वो भी। बट वी आर मेड इल बाय देम ओनली व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज एंड ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ द मोर्बिफिक कॉज दैट मे बी प्रेजेंट। हम केवल और केवल तभी बीमार पड़ते हैं जब हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा अंदर से वाइटल फोर्स, हमारे अंदर की जो इकोनॉमी है, वो सफिशिएंटली पहले से डिस्पोज हो रखी हो, ससेप्टेबल हो रखी हो अटैक के प्रति, इन मोर्बिफिक कॉज के जो प्रेजेंट है। एंड बी अल्टर्ड इन इट्स हेल्थ, और फिर उसकी हेल्थ अल्टर हो जाती है, ड्रेंज हो जाती है, एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। और फिर वो आगे बढ़ जाती है वाइटल फोर्स की एक्टिविटी एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस की तरफ। हैंस दे डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज इन एवरीवन,
नॉट एट ऑल टाइम्स। इसलिए यही साइकिकल कोज और फिजिकल कोज ना तो हर एक को बीमार करते, और ना जो अभी बीमार हुआ था ना उसे बार बार करते। वो तभी हुआ है, आज वो ससेप्टेबल है, कल को अगर मैं ससेप्टेबल ना रहूं तो वही चीज जो मुझे पहले परेशान कर रही थी अब नहीं करने की। हम्म, तो भाई ये है दोस्त, इन्फ्लुएंस जैसे करती है नहीं करती हैं, पक्का इन्फ्लुएंस करती हैं दोस्त पिछली चीजें। और ये एथेरियल बीइंग्स किस तरह से होम्योपैथी से जुड़ी है, वो यहाँ डिजीज के रूप में, डिजीज एजेंट के रूप में 31 में बता दिया। और हमारी मेडिसिन की जो डायनामाइज जो स्टेट है वो भी इथेरियल बीइंग को वो करती है, सपोर्ट करती है। जी सर। चलो यहीं रुकेंगे बड़े अच्छे एहसास के साथ। सबको नमस्ते, जी, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। नमस्ते सर। राम 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 सर। राम जी, राम 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 सर। राम राम जी, राम राम सर। राम राम बेटा। हैप्पी गोवर्धन पूजा सर। आपको भी, आपको भी।